आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि उसकी शुरुआत कहाँ से करें। स्टार्टिंग यूपीएससी प्रिपरेशन कैन फील ओवरवेलमिंग, बट ट्रस्ट मी, it is way simpler than what you think. In this video, I'll give you a step-by-step breakdown of how to prepare for UPSC from scratch. So, हम इस वीडियो में ज़ीरो से कैसे प्रिपरेशन शुरू करते हैं उस पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो उन्हीं के लिए काम की नहीं है जो नए शुरू कर रहे हैं, बल्कि जो ऑलरेडी ये शुरू कर चुके हैं और समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं या कैसे जाना है, ये उनके लिए भी काम की है। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव अ क्लियर रोड मैप of how to kickstart your UPSC preparation. So let's dive in. Hello friends, I am Rahul Tajnekar, your own UPSC mentor and coach, Director Rahul Sir's IAS Academy, Nagpur, and author of book Ethics, Integrity and Aptitude, an ultimate guide to score 160 plus marks in GS Paper 4. ये किताब अभी बहुत ही जल्द मार्केट में भी आने वाली है, लेकिन फिलहाल इसकी ई बुक अवेलेबल है एंड ई बुक इज़ वेरी रीजनेबली प्राइस्ड, जिसकी सैम्पल और नॉर्मल बाइंग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नॉट ओनली दिस, वी कंडक्ट फ्री ऑनलाइन आंसर राइटिंग क्लासेस ऑन वीकेंड्स। तो इन क्लासेस को अटेंड करने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अपनी स्टेप बाय स्टेप गाइड में अपना स्टेप नंबर 1 है अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम। नाउ यू ऑल नो दिस एग्जाम इज डिवाइडेड इनटू प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। अभी जो तीनों स्टेजेस है, इन तीनों की अलग अलग डिमांड्स है। प्रीलिम्स में आपका नॉलेज टेस्ट हो रहा है और मेंस में आपकी एनालिटिकल स्किल्स टेस्ट हो रही है और इंटरव्यू इज ऑफकोर्स अबाउट पर्सनालिटी। लेकिन अब ये भले ही आपकी मेंस में एनालिटिकल स्किल्स टेस्ट हो रही है, लेकिन मेंस भी आपका एक पर्सनालिटी टेस्ट ही है। इसमें इवन जीएस के भी जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें कई बार आपको एनालिसिस करना पड़ता है और ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस कभी नहीं आते। बहुत कम मेंस में ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे और जिसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, जो रटा था उसका आंसर लिखना है। ज़्यादातर इसमें आपको एनालिसिस ही करना होता है। अब ये जो एनालिसिस है ये आपकी पर्सनैलिटी दिखाता है एंड दैट इज़ वॉट इज़ बीइंग टेस्टेड इन मेंस। तो इसके लिए आगे क्या करना है कि आपके मार्क्स कैसे ज़्यादा आएंगे, उसके लिए हम आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप मेंस, प्रीलिम्स और इंटरव्यू, इनकी क्या डिमांड्स है उसको समझिए। प्रीलिम्स में नॉलेज टेस्ट होता है, तो उसमें जो सवाल पूछे जाते हैं उसका आंसर तो आपके सामने ही होता है, वो एमसीक्यू पैटर्न में होता है। ठीक है, तो आपका प्रीलिम्स में प्रिपरेशन करनी चाहिए या आपको मेंस की पहले प्रिपरेशन करनी चाहिए, इसके ऊपर एक वीडियो आने वाली है, उसको भी आप ज़रूर देखिए। अभी वो बनी नहीं है, वो उसकी स्क्रिप्ट रेडी है, वो बनने वाली है। लेकिन आपको इस एग्ज़ाम की 3 स्टेजेस समझना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है स्टेप नंबर 2, सेट क्लियर गोल्स। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय सेटिंग क्लियर गोल्स? मैं यहाँ एग्जाम की प्रिपरेशन की गोल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि आपका क्या गोल है लाइफ में। लाइफ में आप यूपीएससी में का एग्जाम क्लियर करके आईएएस, आईपीएस या आईएफएस या जो भी आप बनना चाहते हैं, वो आप क्यों बनना चाहते हैं? क्या आप समाज की सेवा करना चाहते हैं, और यू वॉन्ट अ प्रेस्टिजियस करियर, और यू वॉन्ट बोथ? जो भी है, ये आपको जानना अपने लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिस इज द थिंग दैट विल कीप यू मोटिवेटेड थ्रू आउट योर यूपीएससी जर्नी। देखो, यूपीएससी जर्नी कोई बैंक पीओ या बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन जैसी नहीं कि 2-2, 3-3 महीने प्रिपेयर करके आप का एग्जाम देना है और बाद में उसमें होगा नहीं होगा, वो अलग बात है। इस एग्जाम में आपको एक लंबा जर्नी करना होगा और उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये कंसिस्टेंसी आप में तब आएगी जब आपके गोल्स क्लियर रहेंगे कि आपको लाइफ में करना क्या है। तो उसके बाद आता है अपना स्टेप नंबर 3 एंड दैट इज वेयर योर प्रिपरेशन एक्चुअली बिगिंस, एंड दिस ऑलवेज स्टार्ट्स विथ अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। अब यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जब कैंडिडेट्स आते हैं, वो क्लास ज्वाइन करते हैं और फिर कोई किताब या क्लास में जो नोट्स मिल रहे हैं वो लेके पढ़ना चालू कर देते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, आप पहले पूरा सिलेबस अच्छे से समझिए। सिलेबस को समझने के बाद सिलेबस को आप ब्रेक डाउन कीजिए कि आपको क्या, कब और कैसे करना है। यूपीएससी के मेंस में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो हमेशा सिलेबस में से आते हैं, तो अभी आप अननेसेसरी चीज़ें बिल्कुल ना पढ़ें। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का भी एनालिसिस करना है, वो प्रीलिम्स का भी करना है और मेंस का भी करना है। प्रीलिम्स में भी कई बार जो सवाल पूछते हैं वो रिपीटेड भी होते हैं और एक ही सेक्शंस, कुछ गिने चुने सेक्शंस में से ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको एक स्मार्ट वर्क भी करना होगा, इसका एनालिसिस आपको खुद करना होगा, ये आपको किसी कोचिंग क्लास में कोई नहीं बताने वाला, अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ पर्सनल मेंटरशिप कोचिंग।
जो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप वे में गाइड करे। तो आप पहले सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से समझिए और सिलेबस के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कीजिए और उसके नोट्स बनाइए, नोट्स भी बनाइए और माइक्रो नोट्स भी बनाइए। माइक्रो नोट्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले या एग्जाम से 2-3 दिन पहले आप क्या बड़ी बड़ी किताबें थोड़ी ना रिवाइज करने वाले, आप अपने माइक्रो नोट्स ही रिवाइज करेंगे। माइक्रो नोट्स क्या होते हैं? जिसमें कोई ग्रामर नहीं होती, उसमें सिर्फ कीवर्ड्स लिखे होते हैं कि आपका जैसे 15-20 पन्नों में पूरी पॉलिटी आ जाएगी, जिसमें आपको सिर्फ कीवर्ड्स एक बार रिवाइज करके फटाफट सारे सब्जेक्ट्स का ऐसे ही करना है और वो आपका जल्दी से जल्दी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको करना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस ऑप्शनल का भी आपको इसी तरह से देखना है। अब मान लो आपने कोई भी ऑप्शनल लिया, सपोज सोशियोलॉजी लिया। बाय द वे सोशियोलॉजी मैं खुद कराता हूँ अपनी क्लास में, तो सोशियोलॉजी अगर मान लो आपने लिया तो सोशियोलॉजी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें MA PhD MPhil क्या क्या नहीं होता है। तो सोशियोलॉजी में कौन कौन सी चीज़ें जो आपको UPSC में है, तो पहली बात तो आपको उसको सिलेबस के हिसाब से ही प्रिपेयर करना है। फिर आपको ये भी देखना है कि किन चीज़ों में से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पिछले 20-25 साल के क्वेश्चंस देखिए और उन्हीं सेक्शंस को अच्छे से करना है। एंड द की हियर इज टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, क्योंकि आपको आंसर्स हमेशा कुछ गिने चुने वर्ड्स में लिखने होते हैं, 150 वर्ड्स 250 वर्ड्स या ऑप्शनल के केस में 300 वर्ड्स बस। तो आपका कितना भी नॉलेज हो, अल्टीमेटली आपको इतने वर्ड्स में आंसर लिखते आने चाहिए। तो इसीलिए सिलेबस, PYQs और आंसर्स, इनका एक कंबाइंड ये बनाई। फिर आता है स्टेप नंबर 4 एंड दैट इज बिल्ड अ सॉलिड फाउंडेशन। तो बाय बिल्डिंग अ सॉलिड फाउंडेशन आई मीन कि आप जब किसी चीज़ की प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो आपका फाउंडेशन वीक नहीं होना चाहिए। जैसे कोई बिल्डिंग भी जब बनती है तो उसका फाउंडेशन तो पहले स्ट्रांग होगा ही ना, तभी तो 50 मंजिल की बिल्डिंग उस पर खड़ी रहेगी। तो इसके लिए अगर आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं तो आई सजेस्ट यू मस्ट स्टार्ट विथ NCERTs। देखिए NCERTs को करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो स्कूल के बच्चों की किताबें। अब आप ऑलरेडी जब ये प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो आप मोस्ट प्रोबेबली अपने 20s में होंगे, या अगर आप कॉलेज के भी स्टूडेंट हैं तो बहुत जल्दी 20 साल की उम्र तक पहुंचने वाले होंगे। तो ये सब तो स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, तो उसकी किताबें बड़ा बड़ा मोटा मोटा फॉन्ट होता है, बहुत सारे उसमें पिक्चर्स होते हैं। तो ये आपका 1 महीने में सारी NCERTs का एक ओवरव्यू हो जाएगा, लेकिन आपका इसमें एक अच्छा फाउंडेशन बन जाएगा टू गो फॉर हायर लेवल ऑफ स्टडीज़। कई लोग बोलते हैं कि NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो कई लोगों के लिए नहीं भी हो सकती है, क्योंकि लोग भांति भांति की पर्सनालिटीज़ होती है और लोग अपने अपने तरीके से, उनका ग्रूमिंग होता है, सबके अपने अपने फैमिली बैकग्राउंड्स होते हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड्स, फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स, सबके अलग अलग होते हैं। तो किसी किसी को उसके बिना भी हो जाएगा, बट इफ इट इज़ बेटर एंड इम्पेरेटिव दैट यू स्टार्ट इन अ सिस्टमैटिक वे राइट फ्रॉम द बिगनिंग। सी देयर इज अ सेइंग, वेल बिगन इज हाफ डन। तो अगर आपकी शुरुआत ही गलत हुई तो आप नो वंडर इसमें 5-6 साल बर्बाद करके निकल जाएंगे। ऑन एन एवरेज UPSC की प्रिपरेशन करने जो आता है, ये हमने अपने क्लासेस में भी देखा और मैंने इन जनरल भी देखा है। तो या तो वो कैंडिडेट पहले 6-7 महीने में अगर छोड़ दे तो ठीक है, नहीं तो ऑन एन एवरेज इसमें 5 से 6 साल लोग मिनिमम बर्बाद करते हैं। तो क्या आपको यही करना है? अगर ये नहीं करना है तो आप अपना एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाइए और उसके लिए NCERTs बहुत अच्छा जरिया है। फिर आता है अपना स्टेप नंबर 5 एंड दैट इज स्टडिंग करंट अफेयर्स रेगुलरली। तो करंट अफेयर्स का स्टडी आप कहाँ से करेंगे? करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट माध्यम है न्यूज़पेपर्स। आप इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू जैसे कोई भी न्यूज़पेपर को रेगुलरली पढ़िए। अब हिंदू न्यूज़पेपर इंडिया में हर सिटी में नहीं मिलता, वो डिलेड मिलता है, 1-2 दिन बाद आता है। तो फिर न्यूज़पेपर का कैसा रहता है कि पुराना न्यूज़पेपर में खबर बासी हो जाती है तो उसको हाथ भी लगाने की इच्छा नहीं होती। आप खुद ही सोचिए, आपने कितनी बार अपने घर में पुराने न्यूज़पेपर्स पढ़े। अगर आज का पेपर आपने पढ़ना छूट गया तो वो हमेशा के लिए छूट गया, ऐसा होता है। तो हिंदू अगर आपको नहीं भी मिलता तो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। वैसे भी इनकी अभी ऐप्स वगैरह भी आ गई हैं, तो आप ऐप्स से भी इनको पढ़ सकते हैं और इसके थ्रू आपका एक एनलाइटनमेंट लेवल भी बढ़ेगा और आप कुछ करंट इश्यूज़ के साथ अपडेटेड रहेंगे। अब हो सकता है कि जब आप इसकी प्रिपरेशन शुरू करें तो मेनी थिंग्स विल नॉट मेक एनी सेंस टू यू। अब जैसे कई सारी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें होंगी, या कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा, या कोई इंटरनेशनल इवेंट्स होंगी, बट डजेंट मैटर। आप एक हैबिट बनाइए उसको पढ़ने की, क्योंकि न्यूज़पेपर से आपका जो एनलाइटनमेंट बढ़ेगा वो आपका ऐसे में भी काम आएगा, हर पेपर में काम आएगा और उससे आपकी इंटरलिंकेजेस की पावर बनेगी।
इंटरलिंकेजेस की पावर बढ़ेगी एंड उससे आपके आंसर्स मार्क्स फेचिंग बनेंगे। दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग, और इसीलिए हमने वो आंसर राइटिंग के फ्री सेशंस रखे जो वीकेंड्स पे होते हैं, और वो आप जरूर अटेंड कीजिए। उसके लिए अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। फिर आती है अपनी नेक्स्ट स्टेप एंड दैट इज द स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 इज टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी। और दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट प्लानिंग। देखिए, वैसे भी आप कुछ भी बड़ा अगर करने जा रहे हैं तो उसके लिए आप प्लानिंग तो करेंगे ही ना। एक घर भी अगर बनता है, भले ही कितना ही सिंपल घर हो, उसका पहले प्लान बनता है। आप तो एक इतने बड़ा एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही, तो उसके लिए आप प्लानिंग नहीं करेंगे, तो आप पहले उसका एक प्लान बनाइए। आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के कुछ टारगेट्स बनाइए। सेट रियलिस्टिक टारगेट्स एंड सेट स्मॉल टारगेट्स। डोंट थिंक अबाउट द एंटायर सिलेबस फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ। आप छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, उसको कंप्लीट कीजिए, और फिर नेक्स्ट टारगेट थोड़ा सा बड़ा बनाइए, फिर थोड़ा सा बड़ा। ऐसे करते करते आप बड़े टारगेट्स तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि अगर आप पहले से ही बड़े टारगेट्स बनाएंगे और उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, और फिर कुछ दिनों बाद इसको छोड़ देंगे, और फिर जो माँ बाप ने आप पे लाखों रुपए खर्च किए, दिल्ली भेजना, यहाँ भेजना, वहाँ, वो सारे भी बर्बाद हो जाएंगे। या फिर एक दूसरा ये है कि वो आप लगे रहेंगे और 5-6 साल बर्बाद करके वैसे भी निकल जाएंगे इसमें से। तो आपको शुरू से ही इसको अच्छे से करना है। वेल बिगन इज हाफ डन, ऑलवेज रिमेंबर योर बिगनिंग शुड बी गुड। तो इसीलिए रियलिस्टिक टारगेट्स रखिए और उसको कंप्लीट कीजिए। सेट डेली, वीकली एंड मंथली टारगेट्स। ठीक है। फिर आप अपने दिन को कैसे डिवाइड करेंगे? आप अपने दिन को 3 बेसिक पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। तो आपका जैसे दिन की शुरुआत तो आपकी करंट अफेयर्स से हो गई, फिर बाद में आपका मेन कंटेंट का रीडिंग, फिर उसका रिवीजन एंड देन प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस मतलब काय की प्रैक्टिस? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, तो वो रिटर्न की भी हो सकती है, और आप एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए। अच्छा, आंसर राइटिंग के टाइम पे हम जब एक लोगों में एक धारणा होती है कि अभी तक हमने पढ़ाई नहीं तो आंसर कैसे लिखेंगे। डजेंट मैटर आपने कितना पढ़ा है, नहीं पढ़ा, आपने 2 भी पन्ने पढ़े हैं, तब भी आपको एक आदत डालनी कि जो भी हमने पढ़ा है उसको कुछ लिमिटेड वर्ड्स में लिखने की आदत डालें। आपको ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका सिलेक्शन सिर्फ आंसर राइटिंग से होने वाला है। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करते हैं तो ये एग्ज़ाम आपके लिए बेकार है। और एक और चीज़, अगर आपको आंसर राइटिंग करना जान पे आता है तो ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वैसे भी छोड़ दो, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें आप सालों साल बर्बाद करके वैसे भी फ्रस्ट्रेटेड बाहर निकलेंगे। तो आंसर राइटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एग्जाम। यू मस्ट डू इट रेगुलरली एंड कंसिस्टेंटली। इट इज़ ऑलमोस्ट 50%, 40 और 50% ऑफ योर प्रिपरेशन पार्ट। जितना आप पढ़ते हैं उतना ही आपको लिखते आना चाहिए। क्या फ़ायदा, आपको सब कुछ आता है, आपका सबसे ज़्यादा नॉलेज है, टॉपर से भी ज़्यादा नॉलेज है, दुनिया में सबसे ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन आपको 150-250 वर्ड्स में आंसर ही नहीं लिखने आते, तो ये पूरी प्रिपरेशन ही बेकार है ना। तो इसीलिए आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस डेली बेसिस पे कीजिए। ये मत सोचिए मेरी पढ़ाई नहीं हुई है। लोग सोचते हैं कि पहले पढ़ाई करेंगे फिर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, तो वो आइडियल वो कभी नहीं आता। आइडियल सिचुएशन कभी नहीं आता। वो पहली बात तो इसकी पढ़ाई ही कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। पढ़ाई तो चलती रहने वाली है। आप अगर 10वां भी अटेम्प्ट देंगे तब भी आपको लगेगा कि मेरा ये छूट गया, वो छूट गया। तो ये तो आप भूल जाइए कि पहले पढ़ाई करेंगे बाद में आंसर लिखेंगे, ऐसा नहीं होता। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको आंसर में लिखिए। आप इवन न्यूज़पेपर का भी एडिटोरियल पढ़ते हैं तो उसको भी 50-100 वर्ड में लिखने की कोशिश कीजिए। और ऐसे करने से ही आपकी आंसर राइटिंग स्किल भी बढ़ेगी, आपके आंसर में स्पीड भी आएगी। क्योंकि ये पेपर में एक पेपर में 4000 वर्ड लिखने होते हैं। हर पेपर में जीएस के 4000 वर्ड लिखने होते हैं 3 घंटे में। ठीक है। तो अगर आप उसका एक ब्रेकडाउन करेंगे तो आपको हर मिनट में 22 वर्ड्स लिखने होते हैं। ओके। तो ये जो आप ऐसा इतना फास्ट कैसे लिखेंगे? तो अब ये तो मैंने सिर्फ लिखने का टाइम बताया, जबकि ये टाइम इससे भी कम होगा, क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन जो रहेगा उसको पहले पढ़ेंगे भी, उस पर सोचेंगे भी, फिर लिखेंगे। तो इन इफेक्ट अगर आप देखें तो उसका पर मिनट आपको 33 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। ये मैंने कैलकुलेट किया था। तो इसीलिए आपको आंसर राइटिंग की शुरुआत से ही प्रैक्टिस करनी है, और उससे आपके हैंड और माइंड का कोऑर्डिनेशन भी बना रहा है, आपकी हैंड की मसल्स भी उस हिसाब से टोन हो जाएंगी। फिर इसमें अपना स्टेप नंबर 7 है प्रैक्टिस, रिवाइज एंड स्टे कंसिस्टेंट। तो आप जो भी कर रहे हैं उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए और रेगुलर रिविजन्स कीजिए। देखिए, रिविजन्स करने के लिए आपको डेली का तो मैंने बता ही दिया, आपको वीकली का भी टारगेट रखना है। यानी जैसे आपने एक हफ्ते में जितना पढ़ा है, वीक के एंड पे आप उसको
एक बार रिवाइज कर लीजिए। ऐसे ही आपने पूरे 4 वीक्स में जो पढ़ा है मंथ के एंड में उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। उसके PYQ सॉल्व कीजिए, उसकी टेस्ट सीरीज आगे चल के ज्वाइन कर सकते हैं वो कीजिए। और मेंस के आंसर लिखते समय कई बार मॉडल आंसर्स आपको मिलेंगे मैगजीन्स में, इसके उसके, उस पर बिल्कुल मत जाइए। वो मॉडल आंसर्स बहुत आइडियल होते हैं और वैसे आंसर आप एग्जाम के प्रेशर में कभी नहीं लिख सकते। क्योंकि मान लो मैं आपको कोई क्वेश्चन दूँ और बोलूँ कि इसका एक बढ़िया आंसर लिखो, आप दिन भर वही काम कर रहे हैं, तो भले ही आप 150-200 वर्ड में आंसर लिखेंगे, लेकिन आप उसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे सब इधर उधर से कलेक्ट करके, गूगल से, किताबों से, तो एक वो बहुत परफेक्ट आंसर बनेगा। उतना परफेक्ट आंसर आप कभी एग्जाम में नहीं लिख सकते। तो वो मॉडल आंसर्स के तो चक्कर में मत पड़िए। यही आंसर्स कैसे लिखने हैं हम अपने आंसर राइटिंग सेशंस में बताते हैं, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, विच इज़ ऑनलाइन। आप ज़रूर वो अटेंड कीजिए। उसके लिए अपना जो ग्रुप है वो आप ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप, एंड उसके थ्रू आपको धीरे धीरे करके अच्छे आंसर्स बनाने में बहुत सहायता मिलेगी। बहुत लोगों ने उसका ऑलरेडी बेनिफिट उठा लिया है, तो आप भी उठाइए। ओके, तो ऐसे ही आपको कंसिस्टेंट भी रहना है। देखिए, कंसिस्टेंट रहने के लिए मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 में ही बताया था, या स्टेप नंबर 2 में ही बताया था कि आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए। आप कंसिस्टेंट कैसे रहेंगे अगर आपका गोल क्लियर नहीं है? आपको ये एग्ज़ाम क्यों देना है? क्या माँ बाप बोल रहे इसलिए देना है, या ऐसे ही देना है कि ये बहुत अच्छा है, या आपको लोगों को दिखाना है कि ये देना है? सी, आपको 2 ही चीज़ों के लिए ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। या तो आपको समाज की सेवा करनी है, यू वांट टू सर्व द सोसाइटी, और यू वांट अ प्रेस्टिजियस करियर, और यू वांट बोथ। तो आपको क्या चाहिए वो आपके माइंड में अगर शुरू से हो, आप एक अपने आप को विजुअलाइज कीजिए कि अगर आप सही में सिलेक्ट हो गए तो आप क्या करेंगे। हाउ विल यू ब्रिंग चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ द पीपल, हाउ विल यू एंजॉय द प्रेस्टीज एसोसिएटेड विद दिस सर्विस। इन सब चीज़ों को आप विजुअलाइज कीजिए, और यही विजुअलाइजेशन आपको कंसिस्टेंट रहने में काम आएगा। नहीं तो आपकी प्रिपरेशन कहीं के कहीं चली जाएगी, और फिर आप वही करेंगे जो 99% लोग इसमें करते हैं, और वो है 4 से 5 साल बर्बाद, और कई लोग तो 8-8 साल भी बर्बाद करते हैं। मैंने खुद कितने लोगों को 8-9 साल 10 साल इसमें लगे हुए देखा है, और फाइनली वो उनका होता है नहीं। देखिए, वैसे भी इस एग्ज़ाम का एक यूपीएससी ने पीछे एक डेटा रिलीज़ किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि आफ्टर 3rd अटेम्प्ट बहुत कम लोग सिलेक्ट होते हैं। तो अटेम्प्ट कितने देने चाहिए, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसकी भी स्क्रिप्ट रेडी है। तो उसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको रेगुलर यूपीएससी प्रिपरेशन और स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।